को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ सिद्धार्थ कलहंस जी मौजूद हैं, देश के बहुत ही जाने माने आर्थिक मामलों के एक्सपर्ट जर्नलिस्ट हैं। सिद्धार्थ जी, आपका स्वागत। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर और जापान विजिट के पहले दिन का एनालिसिस आप किस तरह से करते हैं कि उत्तर प्रदेश को क्या हासिल हुआ इससे? ब्रजेश जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई कि दावोस के बाद अब सिंगापुर और जापान जो है भारत समाचार पहुंचा है। और एक तरीके ये पहल भी हमने कहा शुरू की जाए। जो एक मोनोपोली थी दिल्ली की कि अक्सर वहाँ से लोग जाते थे, अब वो मोनोपोली टूटी है और बहुत बेहतर कवरेज वहाँ से हो रही है। डायरेक्ट ग्राउंड जीरो से आपने दावोस से जो इनपुट्स वहाँ से भेजे, वहाँ से डिबेट का संचालन किया और उसके बाद आज सिंगापुर और जापान भी हम देखेंगे जिस तरीके का, तो ये वाकई काबिल तारीफ है। उत्तर प्रदेश का बहुत शुक्रिया। नाता सिंगापुर से पहले से रहा है। और अगर हम देखें कि जो हमारे पास जो एफडीआई, हालांकि उत्तर प्रदेश थोड़ा लेट शुरू हुआ, एफडीआई पॉलिसी हमारे यहाँ देर में आई। हमारे यहाँ होने वाले कुल निवेश में एफडीआई जो है उसकी तादाद बहुत कम रहती थी, लेकिन जो भी रहती थी उसमें सिंगापुर और मॉरिशस जैसे कंट्रीज़ का जो शेयर था वो हमेशा से ऊंचा रहा है। मुख्यमंत्री की जो यात्रा हुई है इसके 4-5 महत्व हैं, जैसा ब्रेन जी ने भी कहा कि मुख्यमंत्री ने वहाँ बताया हमारे पास 75,000 एकड़ का लैंड बैंक है। 34 सेक्टोरल पॉलिसी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है कि हर अलग अलग सेक्टर के लिए हमारे पास ग्रीन एनर्जी के लिए अलग पॉलिसी है, हाइड्रोजन के लिए अलग पॉलिसी है, लॉजिस्टिक के लिए अलग पॉलिसी, और अलग अलग पॉलिसी में सेक्टर स्पेसिफिक इंसेंटिव, रिबेट, सोप्स, ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं जो कि हमारे ख्याल से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और चूँकि सिंगापुर बहुत बड़ा गढ़ है ग्लोबल इन्वेस्टर्स का, उनका जो कंसोर्शियम है वो काम करता है। आज अगर आप देखें तो जीएससी के साथ जो बात हुई है, गोल्डन स्टेट कैपिटल एक कंसोर्शियम है जो कि बहुत जो इन्वेस्टमेंट को फेलिसिटेट करता है और 8,000 करोड़ का उसने एक कमिटमेंट किया है कि हम यहाँ डेटा सेंटर में लगाएंगे। सिंगापुर जापान जाने से पहले यहाँ पर जो देशों के उपनगर बसाने की बात थी, जिसके लिए अब ईडा में लैंड भी आइडेंटिफाई हो चुकी थी, वहाँ जाने से पहले जापान सिटी, सिंगापुर सिटी, तो बहुत सारा ग्राउंड वर्क यहाँ पहले हो चुका था। ये यमुना अथॉरिटी में हो रहा है ना? यमुना अथॉरिटी में हो रहा है जी। तो इसलिए बहुत सारा ग्राउंड वर्क हो चुका था और अब उनकी फसल, जिसे कहते हैं ना, फसल काटने की बारी थी जब मुख्यमंत्री वहाँ सिंगापुर पहुंचे हैं। और वहाँ जाकर खुद मुख्यमंत्री ने बताया है कि हमारे पास क्या क्या सुविधाएं मौजूद हैं, कौन से रिबेट, कंसेशन। रिस्पांस कैसा रहा है? जो मीडिया मुझे लगता है आप इस रिस्पांस का आकलन कैसे करते हैं, जो खबरें या जैसा आपको एम्बियंस दिखा? देखिए, बीरेन जी ने जो बताया कि कल जब क्लोजिंग होगी सिंगापुर विजिट की तो 2 लाख करोड़ के आसपास के इन्वेस्टमेंट की बात उन्होंने कही है। आज की शुरुआत जो हुई है, पहले दिन जो होता है एक कर्टसी मीटिंग होती है, B2B मीटिंग्स का सिलसिला थोड़ा देर में आज शुरू होता है। पहले दिन तमाम वहाँ के राष्ट्र के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री से और विदेश मंत्री से। B2B मीटिंगों का दौर कल कायदे से शुरू होगा, जहाँ बहुत सारे समझौते वो मूर्त रूप लेंगे, वो आकार लेंगे। तो मुझे लगता है कि सिंगापुर शायद जापान से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमें सिंगापुर से मिल सकता है, क्योंकि सिंगापुर में इन्वेस्टर्स का एक पूरा कार्टेल काम करता है जो अलग अलग इलाकों में ये एक्सप्लोर करता है कि कहाँ हमारे लिए, अभी जो मनीष जी बता रहे थे कि कहाँ हमारे लिए इन्वेस्टमेंट फायदे का सौदा साबित हो सकता है। और एक बात और भी मनीष जी ने जो कही थी, हम जानते हैं इन्वेस्टर समिट को गुजरात के नाम से सबसे पहले गुजरात में शुरू हुआ, उससे पहले शंघाई में होता था, फिर गुजरात में शुरू किया था। रेट ऑफ कन्वर्जन जो MOUs का है वो उत्तर प्रदेश का जो पहला इन्वेस्टर समिट हुआ था, अगर वहाँ से शुरू करें, उत्तर प्रदेश का गुजरात के मुकाबले 2 गुना है। तो इसलिए जो भी इन्वेस्टर, असेंबली में क्वेश्चन में बताया मिनिस्टर ने 9% के आसपास, तो जो भी हमारे उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाह रहे होंगे सिंगापुर में और जापान में, जो आगे 2 दिन बाद वहाँ जापान में बातचीत होगी और पता चलेगा, अच्छा, उनको ये भी दिख रहा होगा कि उत्तर प्रदेश का में इन्वेस्टमेंट जो होता है, जो MOU होते हैं, वो रियलिटी में कितना नीचे तक पहुँचते हैं और वाकई में वहाँ पर काम शुरू होता है, वाकई में वहाँ उसका रिजल्ट मिलता है और उसकी ईल्ड शुरू होती है। अच्छा, लेकिन इंटरनेट पर तो भगवा चल रहा है। वो एक कपड़ों को लेकर बड़ा जिज्ञासा है। चूंकि सिंगापुर में क्या सब समझ रहे थे योगी जी टाई कोट पहने? नहीं, वो संभव ही नहीं था और मुझे नहीं लगता है कि योगी जी जिस उससे आते हैं, सेक्ट से आते हैं, वहाँ वो स्वयं इस चीज लोगों को पता है। मैं क्या लग रहा था कुछ तो कपड़े बदलेंगे।
लेकिन मुझे लगता है कि एक तो सिंगापुर में इंडियन डायस्पोरा, जैसा आपने जिक्र किया, आप दावोस गए थे, दावोस में उतना मजबूत नहीं है था, लेकिन मतलब सिंगापुर में मजबूत है, वीरेंद्र जी ने हमें वीडियो भेजा था। सिंगापुर में बहुत मजबूत है। सिंगापुर में एक तरीके का आप ये कहते हैं सेकंड थर्ड लैंग्वेज के तौर पे लोग वहाँ हिंदी का इस्तेमाल करते रहे हैं। तमिलियंस की बहुत बड़ी संख्या है, मतलब भारतीयों में तमिलियंस काफ़ी हैं। एक तमिल का एक वो भी बसा हुआ है, मोहल्ला जैसे कह सकते हैं, जिस लिटिल इंडिया आप का वो। दुबई और सिंगापुर जाओ ना तो आपको लगेगा नहीं आप इंडिया से बाहर आप इंडिया से बाहर हैं। ऐसा लगेगा कि इंडिया की बहुत व्यवस्थित और बेस्ट सिटीज हैं ये। तो मुझे लगता है कि सिंगापुर से जो जी। भी विदेशी दौरे हमारे हो रहे हैं, उसमें सिंगापुर से सबसे बेहतरीन नतीजे हमको मिलने वाले हैं। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ कृपया बने रहिएगा, इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर